डियर स्टूडेंट्स, कल आपको पोल्यूशन परमिट सिस्टम की मैकेनिज्म, उसकी क्रियाविधि के विषय में मैंने आपको बताया था। पोल्यूशन परमिट सिस्टम को OECD ने, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD ने ट्रेडेबल परमिट्स को या पोल्यूशन परमिट के सिस्टम को 4 कैटेगरीज में, 4 वर्गों में बांटा है कि पोल्यूशन परमिट सिस्टम होता क्या है। इन 4 कैटेगरीज में पहली कैटेगरी है कैप एंड ट्रेड सिस्टम और अलाउंस ट्रेडिंग। कैप एंड ट्रेड सिस्टम और अलाउंस ट्रेडिंग। इसके अंतर्गत जो फर्म्स हैं, उन फर्म्स के लिए एक उत्सर्जन की अधिकतम सीमा बता दी जाती है और उस अधिकतम सीमा के अनुरूप या तो उनको परमिट्स इशू कर दिए जाते हैं, निर्गत कर दिए जाते हैं, या दी गई उत्सर्जन सीमा के लिए उनको नीलामी बाजार से परमिट्स को खरीदना पड़ता है। कल जो मैंने प्रोसेस आपको बताया था कि किसी एक फर्म को जिसका एमिशन 600 यूनिट का, 600 टन का है, उसको कहा गया कि नहीं, आपको टोटल 300 टन करना है दोनों फर्मों को मिला के। तो पहली फर्म के लिए जिसका एमिशन 300 था उसके लिए परमिट 150, दूसरे के लिए जिसका एमिशन 300 था 150। दोनों को 150 कंट्रोल करना है, लेकिन दोनों को 150 टन SO2 पोल्यूशन परमिट का जो अधिकार दिया गया, जो परमिट दिया गया, वो 2 तरीके हैं उसके। कैप एंड ट्रेड सिस्टम या अलाउंस सिस्टम कहता है कि हमने ये तय कर लिया उस क्षेत्र में, पिछला एग्जाम्पल याद रखिए, कि उस क्षेत्र में 300 इकाई 300 टन SO2 से ज़्यादा उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, और 2 फर्म हैं तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे दोनों फर्म के लिए 150 टारगेट है। इससे ज़्यादा दोनों फर्म उत्सर्जन नहीं कर सकती हैं, जो भी एक्स्ट्रा हो कंट्रोल करें। ये एक तरीका है जिसमें हमने कहा कि ठीक, हम आपको 150 इकाई, एक फर्म को 150 इकाई, दूसरे फर्म को 150 इकाई उत्सर्जन का अधिकार देते हैं, और उसके लिए ये लीजिए आप 150 परमिट, ये लीजिए आप 150 परमिट। लेकिन ये दोनों फर्मों को 150 और 150 इकाई परमिट देने का जो तरीका है, ये एक तो ये है इशू कर दिया, और दूसरा ये है कि आपको मालूम है, फर्म एक, आपको मालूम है आपको 150 टन प्रदूषण का अधिकार है, तो आप 150 टन, मतलब 1 टन का 1 परमिट, तो 150 टन का मतलब 150 परमिट। 150 परमिट आपके पास होने चाहिए। अगर हमने इशू नहीं किए तो आप 150 परमिट को ऑक्शन बाजार से, नीलामी बाजार में जाइए, खरीदिए। इट्स ऑक्शन। सो कैप एंड ट्रेड सिस्टम और अलाउंस ट्रेडिंग के अंतर्गत या तो अथॉरिटी जितना किसी फर्म के लिए अधिकतम प्रदूषण चाहती है, या तो उसके बराबर का परमिट निर्गत कर देती है, या उस फर्म को सूचना देती है कि आप अधिकतम इतना एमिशन कर सकते हैं, और 1 टन एमिशन का मतलब 1 परमिट। अब परमिट को हम देंगे नहीं, इशू नहीं करेंगे, आप परमिट को बाजार से नीलामी में खरीद लीजिए, ऑक्शन में जाइए। यहाँ देखिए वो एग्जाम्पल मैच करता है जो मैंने बताया था कि एक स्कूल के बच्चे हैं, वो गए पैसा इकट्ठा करके नीलामी के मार्केट में, और उन्होंने बहुत सारे परमिट खरीद लिए और खरीद के फाड़ के फेंक दिया कि कम से कम इतने टन उत्सर्जन तो कोई नहीं कर पाएगा, हमारे इस एफर्ट से जो टोटल ग्लोबल अर्थ है वो इतने % तो कूल होगी। तो 2 तरीके, या तो कैप एंड ट्रेड सिस्टम या अलाउंस ट्रेडिंग में फर्म, जो अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है,
वो परमिट इशू कर दे, और नहीं तो जो टारगेट फर्म के लिए है उस टारगेट के बराबर वो ऑक्शन सिस्टम से, नीलामी सिस्टम से परमिट को नीलामी के द्वारा खरीद ले। दूसरा सिस्टम जो बताया गया वो है OECD के अंतर्गत, वो है बेस लाइन एंड क्रेडिट सिस्टम। बेस लाइन एंड क्रेडिट सिस्टम के अंतर्गत यहाँ पर कोई अधिकतम उत्सर्जन की सीमा का वर्णन नहीं है। यहाँ पर हम क्रेडिट ट्रेडिंग की बात करते हैं, बेस लाइन ट्रेडिंग की बात करते हैं। एक नॉर्म आपको बताते हैं कि जो भी पोल्यूटिंग फर्म्स है, जो भी उत्सर्जनकारी फर्म है, उसको एक निर्देश दिया गया है कि वो एक बेस लाइन, एक निर्धारित सीमा तक ही उत्सर्जन कर सकती है। अब फर्म अगर उस निर्धारित सीमा तक उत्सर्जन करने की प्रक्रिया में ज़्यादा कंट्रोल कर ले जाती हैं, ज़्यादा नियंत्रण करती हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि फर्म हैव सरप्लस एंड दे कैन सेल सरप्लस क्रेडिट इनटू द मार्केट। लेकिन अगर कुछ फर्म ऐसी हैं जिनको लगता है कि जो बेस लाइन उनको बताई गई थी, जो बेंचमार्क उनको बताया गया था, उस बेंचमार्क के अंतर्गत वो नियंत्रण नहीं कर पाई और उनका उत्सर्जन उस बेंचमार्क पोल्यूशन से ज़्यादा है, तो उनको खुद को कवर करने के लिए बाजार से परमिट को खरीदना पड़ेगा। ये बात क्योटो प्रोटोकॉल में लागू हुई थी। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत, जिसका जिक्र हम अभी करेंगे, वहाँ पर जो भी विकासशील देश थे उनके लिए सीमा निर्धारित की गई थी कि क्योटो प्रोटोकॉल जो 1997 का था, वहाँ ये बताया गया, जो प्रोटोकॉल के प्रोविजंस थे कि जो देश जिनको उत्सर्जन नियंत्रित करना है, उन सभी देशों को 2008 से 2012 के बीच में 4 साल की अवधि में इतना टाइम दिया गया। प्रोटोकॉल 97 का था कि इन देशों को 2008 से 12 के बीच की अवधि में अपने उत्सर्जन स्तर को 1990 के लेवल पर लाना होगा, या किसी के लिए, किसी विकसित देश के लिए 8%, यूरोपियन यूनियन के लिए कुछ और %, अलग अलग विकसित देशों के लिए कटौती के टारगेट, लक्ष्यकारी, बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित किए गए। आपको इतना करना है, और अगर आपको लगता है कि आपने कर लिया और ज़्यादा कर लिया, तो आपके पास क्रेडिट बच गए, उनको बेच दीजिए। जिसको लगता है वो नहीं कर पाया, ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है, तो वायलेशन से बचने के लिए वो बाजार में उसको खरीद ले। सो बेस लाइन एंड क्रेडिट सिस्टम, सेकेंड। थर्ड, एवरेजिंग, औसतीकरण। और औसतीकरण के अंतर्गत जो रेगुलेटर है, जो नियामक संस्था है, जो सरकार है, वो इस बात पर ध्यान रखती है कि जो उत्सर्जन हो रहा है उसकी औसत सीमा क्या है। एक एवरेज उसने फिक्स कर लिया। मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है जिसके पास 10 फर्म है, उसकी 4 फर्म ऐसी हैं जो उसको औसत दिया गया है उससे ज़्यादा एमिशन करती है, लेकिन 6 फर्म ऐसी हैं जो औसत स्तर की तुलना में कम एमिशन करती हैं। तो अगर 10 को जोड़ लिया जाए, 4+6, तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो कुल फर्म हुई वो ऐसी फर्म होंगी कि अगर चलिए कहीं पर हमारा एमिशन ज़्यादा है, ओके, कहीं एमिशन कम है, ओके,
मिलाकर देख लीजिए 10 फर्म का औसत उत्सर्जन उतना होना चाहिए जितना कि नॉर्म है, जितना कि नियम है। यदि ऐसा होता है तो ये व्यवस्था तीसरे प्रकार की एक व्यवस्था होगी। अगर किसी फर्म की किन्हीं जगहों पर जो उत्सर्जन की सीमा है वो औसत से ज़्यादा है, लेकिन कहीं पर उत्सर्जन की सीमा औसत से कम है, तो वो एवरेज कर ले, एवरेज का सिस्टम लागू होगा, उसको एवरेज के नियम को संतुष्ट करना होगा। चौथी व्यवस्था यूसेज और एब्स्ट्रैक्शन राइट। यूसेज और एब्स्ट्रैक्शन राइट ये वो व्यवस्था है जिसका उद्देश्य है कि हम जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज हैं, जो CPR हैं, उनको बचा सकें। जैसा कि गर्ट हार्डिन ने कहा था 1960s में, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स को बचाने के लिए हम कुछ स्पेशल नियम, कुछ स्पेशल पोल्यूशन राइट्स जनरेट करते हैं। जैसा कि एक उदाहरण है ट्रांसफरेबल फिशिंग राइट्स। ट्रांसफरेबल फिशिंग राइट्स, हमको ये देखना है कि अगर मालिकाना अधिकार किसी का नहीं है तो जो भी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है उसका यूज़, एक्स्ट्रा यूज़, ओवर यूज़ होता है और उसका क्षरण हो जाता है। लेकिन अगर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के अंतर्गत हम कुछ प्रॉपर्टी राइट्स या कुछ पोल्यूशन राइट या कुछ यूज़ राइट्स को असाइन कर सकें तो इससे हम ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स को बता सकते हैं। चौथा तरीका यूसेज और एब्स्ट्रैक्शन राइट्स। तो जो पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम है उसके अंतर्गत जो पोल्यूशन परमिट्स हैं, उन पोल्यूशन परमिट्स को हम ट्रेडेबल परमिट्स को 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं जिनका जिक्र मैंने किया। अब पोल्यूशन परमिट का जो मार्केट है, सिंस इट इज़ अ मार्केट, इट इज़ बेस्ड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई। जो लिटरेचर मैंने आपको दिया है उसमें फिगर 28.2 को देखिए। 28.2 में एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी ऑफ परमिट्स, वाई एक्सिस पर प्राइस ऑफ परमिट। डिमांड फॉर परमिट्स D', सप्लाई ऑफ परमिट्स वर्टिकल यानी कि OQ, सप्लाई ऑफ परमिट्स OQ, यानी कि इसका मतलब सिद्ध हो गया कि सरकार ने निर्धारित कर दिया है कि जिस क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं उस क्षेत्र में OQ से ज़्यादा परमिट्स की सप्लाई नहीं हो सकती। मान लीजिए OQ का मतलब है 100 टन उत्सर्जन CO2 का, तो इसका अर्थ हुआ कि सरकार ने SOL, सोशल ऑप्टिमम लेवल के हिसाब से MCC, MDC के आधार पर, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स के आधार पर ये डिसाइड कर लिया कि उस क्षेत्र में जितना अधिकतम प्रदूषण हो सकता है वो कितना है, वो है 100 टन CO2, जिसकी मात्रा हमारे 28.2 चित्र के अनुसार OQ है। सो OQ इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ pollution or emission that can be seen in that area, that is governmental norm। तो सरकार जो परमिट इशू करेगी वो OQ के बराबर करेगी। डिमांड परमिट की ज़्यादा हो सकती है, पोल्यूशन ज़्यादा है, बट डिमांड D', सप्लाई OQ, SS फिक्स। फिक्स का मतलब ये है कि भैया डिमांड, तुम जितना उत्सर्जन करना चाहो, जितना पोल्यूशन करना चाहो वो तुम्हारा मामला है, लेकिन सरकार उस जगह पर OQ से ज़्यादा पोल्यूशन परमिट्स इशू नहीं करेगी, अर्थात सरकार वहाँ पर OQ टन उत्सर्जन से ज़्यादा स्वीकार नहीं करेगी। तो SS और D' का जो इंटरेक्शन है वो बताता है कि जो ऐसे में डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन से जो परमिट का प्राइस होगा वो होगा OP।
लेकिन उस एरिया में, उस क्षेत्र में जहाँ की बात हम कर रहे हैं, जहाँ पे सरकार कह रही है कि नो 300 इकाई से ज़्यादा, 300 टन से ज़्यादा प्रदूषण नहीं होगा, और हम 300 परमिट देंगे, 300 परमिट बराबर ओक्यू, सप्लाई फिक्स। लेकिन वहाँ पर फर्म बढ़ गई, प्रदूषणकर्ता बढ़ गए, पोल्यूटर्स बढ़ गए। तो जो पोल्यूटर्स हैं उनकी डिमांड किस बात की है कि वो ज़्यादा पोल्यूशन करना चाहते हैं, बट सप्लाई फिक्स। किसी जगह पर अगर हम 300 टन प्रदूषण के अधिकार का प्रमाण पत्र दे रहे हैं, 300 परमिट इशू कर रहे हैं, और उस क्षेत्र में संबंधित प्रदूषण को करने वाली 4 फर्म हैं, अब 8 फर्म आ गई, तो सबके काम से प्रदूषण होगा, लेकिन परमिट ओक्यू से ज़्यादा इशू होंगे नहीं, तो होगा क्या? डिमांड फॉर परमिट्स इज मोर, डिमांड टू पोल्यूट is more, but supply to pollute is less. डिमांड ऊपर हो जाएगी डी डैश, इंटरेक्शन डी डैश का एसएस के साथ में, चित्र फिगर 28.2, नया इंटरेक्शन बताता है प्राइस, परमिट का प्राइस बढ़ जाएगा, पी से बढ़ के पी डैश हो जाएगा। जब कभी भी किसी जगह पर निर्धारित परमिट देने हों, परमिट की संख्या निर्धारित हो, उत्सर्जन अथॉरिटी चाहती है कि उत्सर्जन उसी निश्चित सीमा तक रहे, लेकिन उस जगह पर प्रदूषण करने वाले लोग बढ़ जाएं, तो परमिट की डिमांड बढ़ जाती है। परमिट की डिमांड बढ़ जाएगी तो परमिट का प्राइस बढ़ जाएगा, नीलामी मार्केट में लोग जाएंगे। सरकार ने बताया था कि 1 टन SO2 या 1 टन CO2 प्रदूषण करने का जो प्रदूषण परमिट है, उसका बेसिक प्राइस 100 रुपये है, ले जाइए। लेकिन वहाँ पे एक अनार 100 बीमार, प्रदूषण करता फर्म ज़्यादा है, और हर फर्म चाहती है कि उसको परमिट मिल जाए ताकि वो अपनी एमिशन को लीगलाइज कर सके। तो ऑप्शन मार्केट में चले गए तो पता चला जो सरकार ने बेस लाइन प्राइस बताया था परमिट का 100, वो बिका जाके 1000 रुपये। इसीलिए परमिट इशू डायरेक्टली भी होता है, ऑक्शन मार्केट में भी होता है, और ऑक्शन मार्केट में तब स्पेशली होता है व्हेन गवर्नमेंट इशू जो करती है वो परमिट वो कम है, स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन वहाँ पर जो पोल्यूशन करने वाले हैं, उत्सर्जन करने वाले हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। तो ये परमिट सिस्टम जो बताता है कि अगर डिमांड बढ़ गई और सप्लाई फिक्स है तो परमिट का प्राइस बढ़ जाएगा, या तो सरकार की बढ़ी हुई कीमत पर आप परमिट को खरीदिए, नहीं तो फिर ये ऑक्शन मार्केट का मामला हो जाएगा। वहाँ जाइए, नीलामी में बोली लगाइए और वहाँ पर परमिट को खरीदिए। अब जो पोल्यूशन परमिट सिस्टम है उसकी वर्किंग को मैंने लास्ट लेक्चर में आपको उस वर्किंग को MCC 1 और MCC 2 दो तरीके के वक्रों के आधार पर बताया था। यहाँ पर उसी विश्लेषण को हम एक अलग तरीके से देखते हैं। कंसंट्रेट करिए, जो स्टडी मटेरियल आपके पास है उसमें चित्र 28.3 पोल्यूशन मार्केट, फिगर 28.3 पोल्यूशन मार्केट। दो फर्म हैं, फर्म ए और फर्म बी। दोनों फर्म जो प्रदूषण करती हैं वो प्रदूषण क्या है? M10 ऑफ SO2 पर डे। दोनों फर्म M10 SO2 प्रतिदिन उत्सर्जित करती हैं। तो कुल मिला के जो प्रदूषण दोनों के द्वारा हुआ वो 2M टन SO2 पर डे। शुरुआत में मान लिया कि जब वो ये काम कर रहे हैं उस समय कोई रेगुलेटर नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई नियम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन
चित्र ये बताता है कि अगर हम देखें तो जो मार्जिनल अबेटमेंट कॉस्ट और मार्जिनल कंट्रोल कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन फर्म ए की है। फर्म ए की प्रदूषण को नियंत्रित करने की जो लागत है वो ऊंची है, जबकि फर्म बी की प्रदूषण को नियंत्रित करने की लागत कम है। फर्म ए हैज़ हायर कॉस्ट ऑफ कंट्रोलिंग पोल्यूशन बट फर्म बी हैज़ लोअर कॉस्ट ऑफ कंट्रोलिंग पोल्यूशन। सरकार ने उस क्षेत्र में एमसीसी और एमडीसी वक्रों के आधार पर निर्धारित किया कि भाई उस क्षेत्र में एमसीसी और एमडीसी वक्रों के आधार पे सोशल ऑप्टिमम लेवल ऑफ पोल्यूशन, सोशली एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ पोल्यूशन क्या होना चाहिए। जहां एमसीसी और एमडीसी वक्र काटते हैं वह बिंदु निर्धारित करके बता देगा कि उस क्षेत्र में अधिकतम प्रतिदिन SO2 का उत्सर्जन कितना होना चाहिए। ये एक्सेप्टेबल है, इतना चल जाएगा। इससे ज़्यादा होगा तो सरकार को कंट्रोल करने के लिए कुछ नियामक व्यवस्था करनी होगी। तो दोनों फर्म के द्वारा जो कुल प्रदूषण होगा वो M+M यानी कि 2M के बराबर है, लेकिन सरकार ने, अथॉरिटी ने उस क्षेत्र में जो अधिकतम उत्सर्जन को निर्धारित किया मार्जिनल कंट्रोल कॉस्ट और मार्जिनल डैमेज कॉस्ट कर्व के आधार पर, यानी कि सोशल ऑप्टिमम लेवल ऑफ पोल्यूशन जो डिसाइड किया वो है OM3। चित्र में OM3 की मात्रा Q के बराबर है। अब जो फर्म के लिए मार्जिनल पोल्यूशन अबेटमेंट कॉस्ट कर्व हैं, फर्म के लिए, दोनों फर्म के लिए जो मार्जिनल पोल्यूशन अबेटमेंट कॉस्ट कर्व हैं, दोनों फर्म के लिए जो प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सीमांत लागत वक्र हैं, वो उनके लिए एक प्रकार से प्रदूषण करने की संभावनाओं के वक्र हैं। ऐसी स्थिति में दोनों फर्म के लिए जो प्रदूषण करने की संभावनाओं के मांग वक्र होंगे, उनका जो क्षैतिजी जोड़ है वो क्षैतिजी जोड़ दोनों फर्मों के पोल्यूशन अपॉर्चुनिटी या प्रदूषण को करने की संभावनाओं के जो मांग वक्र होंगे, दोनों फर्मों के लिए जो वक्र हैं उनका जो क्षैतिज जोड़ है वो दोनों फर्मों के लिए संयुक्त मांग वक्र को प्रदर्शित करेगा, एग्रीगेट डिमांड कर्व को प्रदर्शित करेगा। और ये एग्रीगेट डिमांड कर्व चित्र 28.3 में डार्क लाइन के द्वारा दिखाया गया है, एक गाढ़ी रेखा के द्वारा दिखाया गया है। चित्र में देखिए, ये गाढ़ी रेखा एक्स एक्सिस पर कहाँ एंड करती है? 2M पर, जो ये बताती है कि दोनों फर्मों के द्वारा जो किया गया अधिकतम प्रदूषण है वो कितना है? 2M। पहली का M प्लस दूसरे का M बराबर 2M। सो डार्क लाइन इज एग्रीगेट डिमांड कर्व फॉर पोल्यूशन अपॉर्चुनिटीज। तो दोनों फर्में संयुक्त रूप से डार्क लाइन के आधार पर 2M, चित्र के अनुसार 2M पोल्यूशन करना चाहेंगी। ये 2M पोल्यूशन सरकार के द्वारा निर्धारित की गई सीमा M3 से ज़्यादा है। अब अगर इस डिमांड को सरकार की सीमा M3 के आधार पर हम संतुलन करके देखें तो हम पाते हैं कि जो प्राइस होगा वो प्राइस OP है। OP वो प्राइस है जहां फर्म A की डिमांड OM1 और फर्म B की डिमांड OM2 है।
डिमांड इक्वल टू सप्लाई, प्राइस ओपी, एंड एट ओपी प्राइस दोनों फर्मों के डिमांड कर्व्स को देखते हुए इस बिंदु पर एट ओपी प्राइस फर्म ए की जो डिमांड है वो OM1 है और फर्म बी की जो डिमांड है वो OM2 है। यहाँ OM1 OM2 से ज़्यादा है, लेकिन OM1 और OM2 का जो जोड़ है OM1 प्लस OM2 वो OM3 के बराबर है। फर्म ए ज़्यादा परमिट खरीदना चाहती है। क्यों? क्योंकि चित्र के अनुसार स्पष्ट है कि उसकी प्रदूषण को नियंत्रित करने की लागत अधिक है। चूंकि फर्म ए की प्रदूषण को नियंत्रित करने की लागत अधिक है, इसलिए फर्म ए परमिट खरीदना चाहती है। जैसा कि लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था, जो सेकंड फर्म थी जिसका कि कंट्रोल कॉस्ट कर्व MCC2 था, वो परमिट खरीदती थी, और जिसका कंट्रोल कॉस्ट कम थी MCC1, वो ज़्यादा कंट्रोल करती थी और परमिट को बेचती थी। यहाँ पर भी वही बात है। तो फर्म ए हमेशा इच्छुक होगी कि वो ज़्यादा परमिट खरीदे, क्योंकि उसकी अबेटमेंट कॉस्ट ज़्यादा है। उसको लगता है कि हम प्रदूषण को नियंत्रित करेंगे तो मेरा खर्चा ज़्यादा आएगा, लेकिन ट्रेडेबल मार्केट में जाएंगे तो उस इकाई या उस टन प्रदूषण को नियंत्रित करने की तुलना में अगर हम उस टन या उस इकाई प्रदूषण को उत्सर्जित करने का अधिकार प्राप्त कर लेंगे, परमिट प्राप्त कर लेंगे, परमिट लेने में जो खर्चा आएगा वो कम है, लेकिन पोल्यूशन को कंट्रोल करने में जो खर्च आएगा वो ज़्यादा है। तो इट इज़ बेटर टू परचेज परमिट। तो जो फर्म ए है, फर्म ए ज़्यादा परमिट को खरीदेगी। क्यों? क्योंकि उसको उत्सर्जन को नियंत्रित करने की उसकी लागत ऊंची है। फर्म बी परमिट को बेचेगी और अपनी सीमाओं से ज़्यादा कंट्रोल करेगी, परमिट को बचाएगी और बेचेगी। क्यों? क्योंकि उसकी कंट्रोल करने की कॉस्ट कम है। इस प्रकार से हमको एक आउटकम वही मिलता है जिसका कि जिक्र लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने किया था। फर्म विद लो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, फर्म with low cost of control of pollution will control more, will save permit and sell permit। जिस फर्म की प्रदूषण को नियंत्रित करने की लागत कम है, जिसकी प्रदूषण कंट्रोल टेक्नोलॉजी बेटर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करेगी, परमिट को बचाएगी और बेचेगी। और जिसकी कंट्रोल कॉस्ट ज़्यादा है, वो कंट्रोल करने की तुलना में उत्सर्जन करेगी और अपने मानक को पूरा करने के लिए परमिट को परचेज करेगी। तो जो लास्ट लेक्चर में आपको MCC1 MCC2 के माध्यम से परमिट सिस्टम के प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन दिया गया था, उसका एक दूसरा रूप, उसका एक दूसरा तरीका ये भी है। पोल्यूशन परमिट सिस्टम, ट्रेडेबल पोल्यूशन सिस्टम, मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल रेगुलेशन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और ट्रेडेबल पोल्यूशन परमिट सिस्टम की सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, अचानक बढ़ जाती है, जब विश्व स्तर पर एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समस्या के संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय होता है। वो जो ग्लोबल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं,
उनमें से प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग की या क्लाइमेट चेंज की, और इसके संदर्भ में जो ऐतिहासिक निर्णय होता है वो है 1997 का जापान का क्योटो प्रोटोकॉल। जिस दिन ये प्रोटोकॉल हुआ और उस प्रोटोकॉल में जो व्यवस्थाएं दी गईं, जो बातें बताई गईं, उसके बाद से ट्रेडेबल पोल्यूशन परमिट सिस्टम का जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट था पूरे वर्ल्ड में, उसमें प्रैक्टिकलिटी की एकदम से जान आ गई। और ये मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट पूरे वर्ल्ड में 1997 के बाद से एकदम से पॉपुलर हो गया और आज भी पॉपुलर है। हालांकि अब इस संदर्भ में उसकी जो पॉपुलैरिटी है, उसकी जो लोकप्रियता है, उसमें थोड़ी कमी है, बट जो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है इस ट्रेडेबल पोल्यूशन परमिट का, वो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, वो प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस अचानक बढ़ जाती है जब 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल होता है और उस क्योटो प्रोटोकॉल में दिए गए प्रावधान हमारे सामने आते हैं। ये प्रोटोकॉल क्या था, किससे संबंधित था, इसमें क्या बातें थी, थोड़ा हम बैकग्राउंड में जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक गर्माहट की जो समस्या है, इसकी जो धमक थी, इसको अगर हम ध्यान दें तो 1980 के दशक के अंत में, रफली 1980 के दशक में, विकासशील देश तो देखिए अपनी प्राइमरी समस्याओं से ही जूझते रहे। गरीबी, ये है वो है, बेरोजगारी, उसी के लिए पैसा नहीं, एंड एनवायरमेंटल क्वालिटीज आर लग्जरी गुड। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में ज़्यादा अगर विश्लेषण किया, सोचा, और जो चीज़ें डेवलप हुई, नेचुरली वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के ही एफर्ट पर हुई, एंड विद प्रीमियम ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो 1980 के दशक में विश्व में कई जगहों पर ये महसूस किया गया कि कई सीरीज ऑफ ईयर्स, कई साल ऐसे आए, अचानक तापमान गर्म हुआ, तापमान गर्म रहा। विकसित देशों में देखा गया कई ईयर्स टेम्परेचर बढ़ता गया, बढ़ा रहा। जो नेचुरल क्लाइमेट था वो वैसा नहीं रहा। 1980 के दशक में ऐसी जो चीज़ें हुई, घटनाएं हुई, उसको देखते हुए लोगों का ध्यान इस ओर गया। किसका ध्यान? लोगों। और वो लोग कौन है? विकसित देशों के। विकासशील देशों की तो अपनी ही समस्याएं हैं। नहीं, ये ठीक नहीं, ये क्या है, इसको देखना चाहिए, समझना चाहिए। निगोशिएशंस 1991 में शुरू हुए। 1991 में बातचीत इस पर शुरू हुई, चर्चाएं शुरू हुई, और इन बातचीत और चर्चाओं का जो परिणाम सामने आया वो था फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ये बना कहाँ? अगले साल 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन के दौरान। 91 में बातचीत हुई, समस्या को देखा गया कि नहीं, ये 80 के दशक में जो हुआ ठीक नहीं है, चर्चा हुई, और 1992 में रियो डी जेनेरियो में जो पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट हुआ, उसमें
इस पर बातचीत हुई और एक कन्वेंशन डेवलप हुआ, एक कन्वेंशन फॉर्म हुआ। याद रखिए, दिस इज द बेसिक कन्वेंशन known as Framework Convention on Climate Change. Framework Convention on Climate Change. यहाँ अब जो शुरुआती चर्चा हुई तो मुख्य रूप से जो 40 द्वीपीय देश थे, 40 स्मॉल आइलैंड कंट्रीज थी, उनको ज़्यादा परेशानी थी कि अगर क्लाइमेट चेंज हुआ तो उसकी वजह से अगर सी लेवल बढ़ा, पानी का लेवल बढ़ा तो हम डूब जाएंगे, हमारी परेशानी होगी। तो जो 40 द्वीपीय देश थे उन्होंने मुख्य रूप से अपनी समस्याओं को बताया, उस पर चर्चा भी हुई और ये माना गया कि इस काम के लिए जो समस्या है उसके लिए जो प्रमुख उत्तरदायी तत्व है वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कोई बड़े स्पष्ट और प्रभावी कन्वेंशन के लिए प्रोविज़न नहीं किए गए। चीज़ें चलती रहीं। फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में एक अच्छी बात हुई कि इस बात से संबंधित जो देश हैं वो देश प्रतिवर्ष मिलेंगे और इस समस्या पर बात करेंगे। क्या समस्या है, क्या संविधान है, इस पर बात करेंगे। लेकिन एक खास बात ये हुई कि जो भी देश जिन्होंने इस फ्रेमवर्क कन्वेंशन पे हस्ताक्षर किए हैं वे सभी देश प्रतिवर्ष मिलेंगे और बात करेंगे। विद्यार्थियों, इसको याद रखिए, इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है, इसको पक्षों का सम्मेलन कहा जाता है। व्हाट इज कन्वेंशन ऑफ पार्टीज, व्हाट इज COP? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज उन देशों का सम्मेलन है जिन्होंने 1992 में फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर हस्ताक्षर किए थे और इस समस्या के समाधान और उसकी चीज़ों के विषय में अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। वह उसके भागीदार हुए थे। उनके बारे में तय किया गया कि वो प्रतिवर्ष मिलेंगे और बात करेंगे, समस्या को देखेंगे, समाधान को ढूंढेंगे। दिस इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जो पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी COP1, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1, COP1, वो 1995 में बर्लिन में हुई। बर्लिन में कुछ ट्रीटीज, कुछ समझौतों पर बात हुई, लेकिन कोई बहुत व्यापक समाधान नहीं निकला। 95 की COP1 जो बर्लिन में हुई थी वो अनइम्पॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन हम उसमें जो पक्षधर देश थे उसमें कोई बड़ी बात नहीं कह पाए थे। इसके बाद COP2 हुई और उसके बाद COP3 हुई और COP3 हुई जापान के क्योटो शहर में। COP3 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 3, COP1 बर्लिन में 95 में, COP3 क्योटो जापान में 97 में और 1997 में ये जो COP3 क्योटो जापान में हुई, ये वैश्विक गर्माहट और मौसमी परिवर्तन के विषय में एक बड़ी महत्वपूर्ण COP थी, एक ऐतिहासिक COP थी। और इस COP का ऐतिहासिक महत्व इसलिए है, अब तक विभिन्न COPs में हम बातें करते रहे, हम मतलब विभिन्न देश बातें करते रहे, हम क्या करें, आप क्या करें, समस्या को क्या करें, वगैरह 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 डिस्कशन चलते रहे।
लेकिन कोई कन्वेंशन प्रोटोकॉल में अगर बदलता है तो एक बहुत बड़ी बात होती है। कन्वेंशन जब प्रोटोकॉल में बदलता है तो प्रोटोकॉल में जो बातें होती हैं वो सभी देशों के लिए बाध्यकारी होती हैं जो प्रोटोकॉल से संबंधित हैं। एंड दैट वाज द मेजर अचीवमेंट ऑफ 1997 क्योटो, जिसको हम क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो COPs बात करती आ रही थी ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में, उन बातों को एक लीगली, एक कानूनी जामा पहनाया गया। कुछ बड़ी स्पष्ट बातें लिखित में तय हो गईं। अब तक जो बातें होती थीं वो डिस्कशन में होती थीं, फेवर में होती थीं, अगेंस्ट में होती थीं, लेकिन कोई कॉन्क्रीट, लेकिन कोई स्पष्ट चीज़ें तय नहीं हुई थी। लेकिन 1997 का जो क्योटो की जो COP3 थी, उसमें जो कन्वेंशन चले आ रहे थे उन पर कुछ निश्चित चीज़ें तय हुई। इसीलिए हम COP3 1997 को हम क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं, बिकॉज कन्वेंशंस वेयर कन्वर्टेड इनटू प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल जो तय हुआ वो बाध्यकारी सीमाएं हैं, सबको माननी है। इस सेंस में 1997 में जो प्रोटोकॉल हुआ उसकी कुछ बड़ी प्रमुख बातें थीं। जैसे इस प्रोटोकॉल में पहली बार 6 प्रकार की जो गैसें थीं उनको वैश्विक गर्माहट के लिए जिम्मेदार माना गया, और इन सभी 6 प्रकार की गैसों को एक संयुक्त नाम दिया गया, ग्रीन हाउस गैसेस, GHGs। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं? वो सभी 6 प्रकार की गैसें हैं जो वैश्विक गर्माहट के लिए जिम्मेदार हैं। और इन सभी 6 प्रकार की गैसों में जो सबसे बड़ी गैस है, जिसका एमिशन सबसे ज़्यादा मानवीय अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन और कंजम्पशन की क्रियाओं से होता है, वो है CO2। इसीलिए वो हर बात, वो हर समस्या जो वैश्विक गर्माहट से जुड़ी हुई है, उसका समाधान जब हम उसकी बात करते हैं तो समाधान में ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करने की बात आती है। और चूँकि उसमें मैक्सिमम 6 में से मैक्सिमम जो कल्प्रिट है वो CO2 है, इसीलिए सारी वैश्विक गर्माहट को, तापमान नियंत्रण की सारी नीतियों को बनाने की जो तरीके हैं वो केंद्रित हो जाते हैं केवल एक बात पर, हम CO2 को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल में सबसे पहले बताया गया कि देखिए 6 गैसें ऐसी हैं जो वैश्विक गर्माहट के लिए जिम्मेदार हैं, उनको सबको मिला के कहा जाएगा दीज आर ग्रीन हाउस गैसेज बिकॉज दे क्रिएट ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस, हरित घर। ग्रीन हाउस वो कंसेप्ट है जो बताता है बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनको ग्रोथ के लिए, जिनको वृद्धि के लिए सामान्य से ऊंचे तापमान की ज़रूरत होती है। अगर हम उन पौधों की वृद्धि करना चाहते हैं तो हम जो बॉटनी डिपार्टमेंट्स हैं, जो बोटेनिकल लैब्स हैं, हम उनमें देखते हैं कि वहाँ पर प्रयोगशालाओं में, ग्राउंड्स में शीशे के घर बने हुए होते हैं, कांच के घर बने हुए होते हैं। और जिन पौधों को अपनी वृद्धि के लिए ज़्यादा तापमान की ज़रूरत होती है, उन गमलों को, उन पौधों को हम उन कांच के घरों के अंदर रख देते हैं। कांच के घरों के अंतर्गत सूर्य की रोशनी एक हिस्से से आती है, सोलर रेडिएशन अंदर आते हैं, लेकिन वो फ्रीक्वेंटली बाहर निकल नहीं पाते हैं। इससे जो शीशे के घर जिसके अंतर्गत जो पौधे रखे गए हैं, उसका जो सामान्य तापमान है वो बाहर के तापमान से और ज़्यादा हो जाता है। सिंस रेडिएशंस आर नॉट रेडिएटेड आउट, तो जो कांच के घर के अंदर सौर ऊर्जा, सौर रोशनी आ गई, उससे कांच के घर के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में उस शीशे के घर के अंतर्गत रखे हुए जो पौधे हैं
जिनको अधिक तापमान की ज़रूरत है अपनी वृद्धि के लिए, उनको उनका वांछित तापमान मिल जाता है और उनकी ग्रोथ होती है। ये जो फिनोमिना है, यही फिनोमिना हमारी अर्थ पर भी ऑपरेट करता है। सोलर रेडिएशंस ऊपर से आते हैं, जो सौर ऊर्जा, सौर विकिरण ऊपर से हमारे एटमॉस्फेयर की ओर चलते हैं। उसमें से 50% से ज़्यादा रेडिएशंस ऐसे हैं जो एटमॉस्फेयर्स में, एरोसोल्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सोलर सिस्टम से चले हुए मात्र 50% रेडिएशंस ही ऐसे होते हैं जो हमारी अर्थ तक आते हैं, और उनमें से भी बहुत सारे रेडिएशंस समुद्र पानी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, पहाड़ों में, बर्फ़ों में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ज़मीन पर पड़ते हैं, ज़मीन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, गर्मी थोड़ी सी पैदा करते हैं। ओवरऑल, whatever radiations that is not more than 50%, they come to atmosphere, बहुत सारे एब्जॉर्ब हो गए हिल्स में, सीज में, बहुत सारे अर्थ तक आए, सामान्य ज़मीनों में एब्जॉर्ब हुए। तो ये जो पूरा एक प्रोसेस हुआ, ये इन रेडिएशन है। लेकिन ये जो रेडिएशंस आते हैं, दे रेडिएट आउट ऑल्सो। पानी पे रेडिएशन पड़े, गर्मी बनी, वाष्प ऊपर गई, बर्फ पिघली, पानी बना, कुछ वाष्प ऊपर निकली, जमीन में रेडिएशंस आए, एब्जॉर्ब हुए, कुछ रेडिएट आउट ऊपर गए। ये नॉर्मल है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और हो रही है। बहुत सारी प्रोडक्शन और कंजम्पशन की एक्टिविटीज़, जिसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में ऊपर तमाम गैसेस हैं जिनमें रेडिएशंस को कैप्चर करने की कैपेसिटी होती है। इन्हीं को हम ग्रीन हाउस गैसेस करते हैं। यही वो 6 गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर में एक ब्लैंकेट तैयार करती हैं, क्योंकि ये 6 गैसेस वो हैं जिनमें हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी है, और उसमें जो चीफ गैस है वो CO2 है। प्रकृति ने सामान्य रूप से ये जो ब्लैंकेट था, ये जो 6 नेचुरल गैसेस थी, उनका जो परसेंटेज एटमॉस्फेयर में दिया था, वो इतना नॉर्मल था और इतना ठीक था कि अगर उतना ट्रैपिंग कैपेसिटी ग्रीन हाउस गैसेस की नेचर ने अपने आप न दी होती, तो हमारी अर्थ इतनी ठंडी होती कि रहने के लायक नहीं होती। अब प्रॉब्लम डिफरेंट है। अर्थ, हम जहाँ रह रहे हैं, बायोस्फीयर के जिस एरिया में रह रहे हैं, वो इसीलिए रह रहे हैं, मैंने आपको शुरुआती लेक्चर में बताया था। 2 कारण हैं। एक कारण तो ये कि ये कॉमन इंटरसेक्शन है किसका, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इसका कॉमन इंटरसेक्शन है। यहाँ पर ये तीनों हिस्से पाए जा रहे हैं, और सोलर एनर्जी बराबर यहाँ पर अवेलेबल है। दैट इज वाई लाइफ। तो जो नेचुरल नेचर ने जो दिया है, वो जो सिस्टम हमको दिया है, सोलर एनर्जी आ रही है, लाइफ है, आ रही है, जा भी रही है, और जाने में एटमॉस्फेयर में जो नेचुरल गैसेस का ब्लैंकेट परसेंटेज फिक्स्ड एंड वेरिएबल दिया है, 6 गैसेस जिनमें हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी है, वो यहाँ से जो हीट जाती है उसको रोकती हैं।
लेकिन नेचर ने जो प्राइमरीली दिया है वो ऐसा दिया है कि आप इसमें से नॉर्मली जो करेंगे वो जितना हीट ट्रैप करेगी उससे जो इतनी हीट जनरेट होगी अर्थ पर वो आपके सर्वाइवल के लिए ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? हमारी जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन की एक्टिविटीज़ हैं उससे जो ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट हो रही हैं, बेसिकली CO2, उसका लेवल इतना हाई है, इतना ज़्यादा है कि वो ऊपर जा रही है। ना दो चीज़ों को ध्यान दीजिए, नेचुरल प्रोसेस में सोलर रेडिएशंस रेज आ रही हैं अल्ट्रावायलेट, 50% 21 एरोसोल्स में कन्वर्ट हो जा रही हैं, एब्जॉर्ब हो जा रही हैं, बादलों में छुप जा रही हैं, अर्थ तक 50% तक पहुंच रही हैं। समुद्र, पहाड़, ज़मीन एब्जॉर्ब, बट गर्मी गई ना अंदर तो बाहर भी आएगी, रेडिएटेड आउट। ये एक नेचुरल एमिशन है जो आउटर बाहर की ओर जाता है। और जो बाहर की ओर जा रहा है उसमें एक और चीज़ बाहर की ओर जा रही है और वो है मानवीय आर्थिक क्रियाओं से उत्पादन और उपभोग की आर्थिक क्रियाओं से उत्पन्न CO2 और ग्रीन हाउस गैसेस, ये भी जा रही हैं। ये लेवल आर्थिक क्रियाओं के बढ़ने के साथ साथ इतना होता जा रहा है कि चूंकि इन गैसेस में हीट को ट्रैप करने की कैपेसिटी है, इसलिए जो ब्लैंकेट है, ट्रैपिंग ब्लैंकेट है, ये गैसेस जब और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा यहाँ जाने तो वो ब्लैंकेट, वो कंबल मोटा होता जा रहा है। मोर ग्रीन हाउस गैसेस, मोर ट्रैपिंग कैपेसिटी, मोर ब्रॉड ब्लैंकेट। तो होगा क्या? आप जो भी रेडिएट आउट होगा वो एटमॉस्फेयर से निकल कर ऊपर नहीं जा पाएगा, वो वहीं रुक जाएगा, कंबल में ही वो चीज़ अटक जाएगी, एब्जॉर्ब होगी। और जब कंबल में ही वो हीट एब्जॉर्ब होगी तो निश्चित रूप से अगर हम कंबल ओढ़े हों और कंबल में गर्मी और बढ़ जाए तो उस कंबल की गर्मी का असर हम ही को लगेगा। यानी कि एटमॉस्फेयर में अगर वो कंबल मोटा हो रहा है, हीट ट्रैपिंग कैपेसिटीज़ बढ़ रही हैं क्योंकि CO2 और ग्रीन हाउस गैसेस अदर्स बढ़ रही हैं, तो इसका परिणाम ये हुआ कि अब जैसे जैसे आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे और ग्रीन हाउस गैसेस को प्रोड्यूस करते जाएंगे, वो कंबल और थिक और थिक और थिक और थिक होता जाएगा और हीट को ट्रैप करेगा। और जितनी ज़्यादा हीट ट्रैप होती जाएगी, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे ज़्यादा से ज़्यादा हीट ट्रैप होगी, और जितनी हीट ट्रैप होगी तो उस ट्रैप्ड हीट का असर कहाँ आएगा? एटमॉस्फेयर में जो हीट्स हैं वो ट्रैप होती जा रही हैं, उसका असर कहाँ आएगा? नीचे, जहाँ हम रह रहे हैं। रिजल्ट, जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है, अर्थ का वो एवरेज टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और जब अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ता है और जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो ग्लोबल वार्मिंग का, रिमेंबर, ग्लोबल वार्मिंग का जो इफ़ेक्ट है, जो उसका प्रभाव है, वो है क्लाइमेट चेंज। सो क्लाइमेट चेंज इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत इसीलिए इन गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कहा गया। और ग्रीन हाउस गैसेस जिनसे प्रभाव आया, वहाँ एक बात कही गई कि इनको कंट्रोल करना चाहिए। क्योटो प्रोटोकॉल की बड़ी खास बात थी कि प्रोटोकॉल में वहाँ पर जो विकसित, जो औद्योगिकृत देश थे, जो यूरोपियन यूनियन के देश थे, उनके लिए प्रदूषण को नियंत्रित करने की बाध्यकारी सीमाएं बताई गईं। ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, औद्योगिकृत और विकसित देशों के लिए